हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट है, आप लोगों ने कई बार चीजें सुनी होंगी, रेट ऑफ ग्रोथ या फिर रेट ऑफ डिप्रिसिएशन। ठीक है, तो इसको भी हम इसी में पढ़ेंगे कि क्या होता है, कि कैसे किस रेट से ग्रोथ होती है और किस रेट से किसी की वैल्यू डिप्रिशिएट करती है, किसी की वैल्यू किस रेट से ग्रोथ करती है, किसकी और किस रेट से किसी की वैल्यू डिप्रिशिएट करती है, तो उसको हम कैसे निकालेंगे। साथ में ये शुरुआत जो इसका बेस है वो सिंपल इंटरेस्ट है, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके बाद रेट ऑफ ग्रोथ, उसके बाद रेट ऑफ डिप्रिशिएशन। तो अगर सिंपल इंटरेस्ट को हम देखना चाहें तो सिंपल इंटरेस्ट को देखने से पहले हमको इसमें तीन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। पहली चीज जो हमारी है वो है हमारे पास प्रिंसिपल। क्या है? प्रिंसिपल। दूसरी चीज हमारे पास जो हमको समझने वाली है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। और चौथी चीज समझने वाली है जो कि है टाइम पीरियड। अगर आप इसको देखिए तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे होता है कि भाई हमने किसी बैंक से लोन लिया, एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं, किसी भी बैंक से मैंने लोन लिया तो वो जो अमाउंट हमको मिलेगा, जो सम मिलेगा, वो कहलाएगा क्या? प्रिंसिपल। अब बैंक अगर आपको लोन देती है तो उसको कुछ फायदा मिलना चाहिए, तो जो बैंक को फायदा मिलेगा वो फायदा कौन दिलाएगा? वो फायदा दिलाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक। अब ऐसा तो है नहीं कि आपने जो प्रिंसिपल लिया है वो आप तुरंत दे दोगे, तो उसके लिए आप बैंक से क्या लोगे? टाइम लोगे कि 1 साल, 2 साल, 10 साल, 10 ईयर्स बाद हम उसको रिपेमेंट करेंगे, 10 ईयर्स तक हम उसका रिपेमेंट करेंगे, तो वो हमारे पास आ जाता है टाइम। तो हमारे पास तीन चीजें आ गई। पहले तीन चीजों में क्या क्या है? प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम। ठीक। तो अब इसको हम एक छोटे से एग्जांपल से देखते हैं कि कैसे इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक। तो पहले हम देखते हैं एसआई, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट। आपने जो सम बोरो किया प्रिंसिपल इनटू जिस रेट पे किया रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू जितने टाइम पीरियड के लिए किया वो आपका आ गया टाइम। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका परसेंट में होता है और परसेंट के लिए हम इसको किससे डिवाइड कर देते हैं? 100 से। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है किसका? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बन जाता है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने प्रिंसिपल 10,000 रुपीज बोरो किए बैंक से। नाउ अब इस पे रेट बैंक ने कहा कि हम 10% रेट लेंगे और टाइम पीरियड हमको दे दिया 2 ईयर्स। टाइम पीरियड दे दिया हमको 2 ईयर्स। तो जो भी हम इस पे एसआई कैलकुलेट करेंगे हम तीनों वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट कर देते हैं भाई। ठीक है, तो आपका प्रिंसिपल कितना था? 10,000। 10% आपका रेट है और 2 ईयर्स का टाइम पीरियड है, डिवाइडेड बाय 100। डिवाइड बाय 100। तो 2 साल बाद आपको एसआई कितना हो गया? 2000। एसआई कितना हो गया? 2000। प्रिंसिपल आपने लिया था 10,000 और आफ्टर 2 ईयर्स आपका एसआई हो गया 2000। तो आपको कितना रिपेमेंट करना पड़ेगा? रिपेमेंट कितना करना पड़ेगा आपको बैंक को, या फिर उसको हम बोल देते हैं अमाउंट। इस टर्म को बहुत याद रखिएगा, आपकी बुक्स में जो टर्म मिलेगा वो मिलेगा अमाउंट। आपको अमाउंट कितना मिलेगा, देना पड़ेगा बैंक को? 10,000, जो कि आपका प्रिंसिपल था, दैट इज योर प्रिंसिपल 10,000 प्लस 2,000 रुपीज आपका सिंपल इंटरेस्ट। टोटल आपको 12,000 रुपीज बैंक को देना पड़ेगा। तो यहाँ पे बैंक का फायदा कितना हो गया? 2,000 रुपीज का हो गया। 10,000 रुपीज आपने बैंक से बोरो किए थे और 12,000 आप दे रहे हैं, तो बैंक का फायदा कितना हो गया? 2,000। तो ये सिंपल इंटरेस्ट है। इसमें टाइम पीरियड डायरेक्ट यूज करते हैं, रेट डायरेक्ट यूज करते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैं डायरेक्ट यूज करने की बात कर रहा हूं। टाइम पीरियड डायरेक्ट यूज करते हैं, रेट हम डायरेक्ट यूज करते हैं। यही बात जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट में आते हैं पढ़ने के लिए, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारे पास फिर से वही तीन चीज आ जाती हैं। पहली चीज हमारे पास प्रिंसिपल, दूसरी चीज हमारे पास रेट और तीसरी चीज हमारे पास टाइम पीरियड। मैंने आपसे कहा कि इसमें डायरेक्ट यूज करते हैं, तो इसका मतलब कि कंपाउंड इंटरेस्ट में रेट और टाइम पीरियड पे कुछ फर्क पड़ता है। उस फर्क को हम देखते हैं कैसे कैसे पड़ता है। तो देखिए, प्रिंसिपल तो अगर हम लेंगे तो वो तो सेम रहेगा। ठीक है,
सेम रहने का मतलब है कि प्रिंसिपल चेंज होगा, लेकिन वो कब चेंज होगा प्रिंसिपल? जब हम कन्वर्जन करेंगे टाइम का, जब हम कन्वर्जन करेंगे रेट का, तो वो होगा। ठीक, तो कंपाउंड का मतलब हो गया कुछ हिस्सों में कुछ टाइम के बाद इंटरेस्ट लग रहा है, फिर कुछ टाइम के बाद फिर इंटरेस्ट लग रहा है पिछले प्रिंसिपल पे। समझने की बात है, अगर इसको ऐसे देखिएगा कि आप जो कंपाउंड इंटरेस्ट में पहले साल में जो प्रिंसिपल आपका है उस पे जो इंटरेस्ट लगेगा, तो पहले साल का अमाउंट तैयार हो गया। फिर नेक्स्ट ईयर में जो प्रिंसिपल आप लोगे, जो आप प्रिंसिपल लोगे, उस प्रिंसिपल पे भी इंटरेस्ट लगेगा, और जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट होगा, जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट होगा उस पे भी इंटरेस्ट लगेगा, और इन दोनों का जो सम होगा वो आपका कैलकुलेट होके सी आ जाएगा। मीन्स कि कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसे समझिए कि प्रिंसिपल पे भी इंटरेस्ट लगता है और इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है। एक एग्जांपल हम लेके इसमें भी देखते हैं। फॉर एग्जांपल, ठीक है, अब इसमें हम लोग टर्म वाइज कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास, अभी हमने बोला कि हमने प्रिंसिपल बैंक से बोरो किया था 10,000 रुपीज। चलिए, रेट बैंक ने हमको दे दिया 10%, और टाइम पीरियड उन्होंने अभी भी बोला 2 इयर्स। बहुत ध्यान से देखिएगा, रेट उन्होंने बोला पर एनम, एनम मतलब 1 साल, रेट क्या है 1 साल, पर एनम मतलब 1 साल। टाइम पीरियड 2 इयर्स का था, लेकिन उसके आगे आपको लिखा हुआ मिलेगा कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली। देखिए, इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको बता दूं, कंपाउंडेड एनुअली लिखा हुआ है। ठीक, मतलब 1 साल बाद उस पर फिर से इंटरेस्ट लिखा लगेगा। अगर यहीं पे अगर आपको लिखा रहता कंपाउंडेड हाफ ईयरली, मींस हाफ ईयरली के बाद मतलब 6 महीने के बाद, 6 मंथ के बाद उस पर फिर से इंटरेस्ट लगेगा। और जो रेट होगा अभी 10% पर एनम पूरे साल का है, अगर यही हाफ ईयरली के लिए हम लेंगे तो रेट भी हमारे पास आधा हो जाएगा, दैट इज 5% हो जाएगा, क्योंकि 1 ईयर में 2 हाफ ईयर होते हैं। तो अगर हम इससे सिंपल कैलकुलेट करते हैं तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या हो जाएगा कि हम एसआई कैलकुलेट करें पहले साल के लिए। वो क्या हो जाएगा हमारे पास 10,000 इंटू 10% इंटू 1/100। कैलकुलेट करिए, कितना आ गया आपके पास 1,000 रुपीज ईयर आ गया। मतलब फर्स्ट ईयर के लिए जो एसआई था हमारे पास 1,000 रुपीज आ गया। फर्स्ट ईयर के लिए जो हमारे पास एसआई था वो 1,000 रुपीज आ गया। ठीक, अब हम किस पे जाएंगे, सेकेंड ईयर पे जाएंगे। सेकेंड स्टेप देखिएगा, तो सेकेंड स्टेप के लिए जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट था, फर्स्ट ईयर का अमाउंट कितना हो जाएगा, मैंने बताया आपको फर्स्ट ईयर का अमाउंट हो जाएगा 1,000 प्लस 10,000 प्लस 1,000, दैट विल बी 11,000। ये आपका फर्स्ट ईयर के लास्ट में आपका स्टैंडिंग अमाउंट था। तो जो फर्स्ट ईयर के लास्ट का स्टैंडिंग अमाउंट होगा वो सेकेंड ईयर का आपका प्रिंसिपल होगा। फिर से बता रहा हूं, फर्स्ट ईयर का जो आपका स्टैंडिंग अमाउंट होगा, फर्स्ट ईयर का जो आपका स्टैंडिंग अमाउंट होगा वो सेकेंड ईयर का आपका क्या होगा, प्रिंसिपल होगा, क्योंकि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस एसआई और सीआई। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखिएगा स्टेप 2 में हम देखते हैं कि फर्स्ट ईयर का अमाउंट कितना था आपका एंडिंग 11,000, तो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 11,000। रेट हमारे पास अभी भी सेम है 10%, और टाइम है हमारे पास 1 ईयर। ठीक है, क्योंकि कंपाउंडेड एनुअली हो रहा है। तो चलिए अब हम इसमें देखते हैं, आपके पास सेकेंड ईयर का हमारे पास एसआई कितना हो जाएगा, सेकेंड ईयर का एसआई कितना हो जाएगा हमारे पास 11,000 हो गया था, इंटू 10 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 100। कितना आ गया 1,100 रुपीज। ठीक, तो फर्स्ट ईयर का हमारे पास एसआई कितना आया था 1,000, सेकेंड ईयर का एसआई कितना आया 1100। ठीक, तो हम जब सीआई कैलकुलेट करने जाएंगे तो फर्स्ट ईयर का एसआई प्लस सेकेंड ईयर का एसआई कितना हो जाएगा 1,000 प्लस 1100 इज इक्वल टू 2,100 हमारे पास टोटल सीआई आ जाएगा। आप डिफरेंस देख रहे हैं इससे, क्या डिफरेंस देख रहे हैं कि अगर हम एसआई, अगर बैंक हमें लोन दे रही है एसआई पे, सिंपल इंटरेस्ट पे, तो 2 साल के बाद हमें कितना इंटरेस्ट देना पड़ रहा है 2,000। भाई 10,000 तो देना ही है क्योंकि वो मूलधन है।
2000 रुपीज हमको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। लेकिन अगर बैंक वही हमारे को सीआई पे दे रही है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे दे रही है, तो हमें कितना देना पड़ रहा है? 2100। ये जो 100 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है, ये यहाँ पे अमाउंट छोटा है, टाइम पीरियड कम है, तो हमें बहुत कम लग रहा है। लेकिन जब ये अमाउंट बड़ा होता है, टाइम पीरियड ज्यादा होता है, तो ये जो डिफरेंस है ये बहुत ही ज्यादा यूज हो जाता है। तो इससे आप ये समझिए कि बैंक हमको इसीलिए सीआई पे देती है लोन, क्योंकि उससे उसका प्रॉफिट ज्यादा होता है। ठीक है, तो हम इसको तो हम ये स्टेप वाइज देख रहे थे। स्टेप वाइज मतलब देखिए, सीआई फर्स्ट ईयर के लिए अगर आप देखिए तो फर्स्ट ईयर के लिए जो सीआई और एसआई होता है वो सेम होता है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। फर्स्ट ईयर के लिए जो सीआई और एसआई होता है वो सेम होता है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। लेकिन सेकेंड ईयर में क्यों चेंज हो जाता है? सेकेंड ईयर में इसलिए चेंज हो जाता है क्योंकि सेकेंड ईयर में एसआई तो अभी भी उसी प्रिंसिपल पे लगेगा जो पहले था हमारे पास 10,000, लेकिन जो सीआई है वो प्रिंसिपल पे भी लगेगा इंटरेस्ट, और जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट था तो इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगेगा। इसको और अगर आप समझना चाहें तो हम लोग बहुत एक अच्छे चार्ट से समझते हैं। चार्ट देखिएगा, बात करते हैं 10,000, ये मैं सीआई के लिए बात कर रहा हूं। ठीक है, 10,000 रुपीज तक। ठीक है, फर्स्ट ईयर के लिए रेट आपका कितना था बेटा? 10%। रेट कितना है? 10%। तो आपके ऊपर इस पर रेट कितना लग गया? 10% कितना हो गया? 10,000 का 1,000 रुपीज हो गया। 1,000 रुपीज हो गया। ठीक, नाउ अब सेकेंड ईयर पे जब आप आएंगे तो पहले तो इस पे इंटरेस्ट लगेगा, 10,000 पे इंटरेस्ट लगेगा हमारे पास कितना? 10%। कितना आ जाएगा हमारे पास? 1,000। कितना आ जाएगा? 1,000 रुपीज। ठीक, और 10% इस इंटरेस्ट, ये भाई फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है आपके पास, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है, इस इंटरेस्ट पे 10% और लगेगा, तो वो हमारे पास कितना हो जाएगा? 1,000 का 10%, दैट विल बी 100 रुपीज। तो हमारे पास आ जाएगा 1100। सेम आ रहा। ठीक, तो देखिएगा बहुत अच्छे से समझिएगा। 10,000 हमारे पास प्रिंसिपल था, फर्स्ट ईयर के लिए सिर्फ प्रिंसिपल पे हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा था, तो 1,000 का 10%, 10,000 का 10%, 1,000 रुपीज। लेकिन जब हम सेकेंड ईयर पे जा रहे हैं तो जो हमारा प्रिंसिपल था उस पे भी इंटरेस्ट लग रहा है, और उस पे जो रेट हमारा इंटरेस्ट आया था उस पे भी इंटरेस्ट लग रहा है। अब दोनों को आप ऐड कर दीजिए, इसको और इसको ऐड कर दीजिए, टोटल सीआई आपका आफ्टर 2 इयर्स कितना हो जाएगा? 2100। तो ये है हमारे पास एसआई और सीआई। तो ये जो मेथड है सीआई कैलकुलेट करने का स्टेप वाइज, ये बहुत लंबा हो जाता है। लंबा कैसे हो जाता है कि हमने भाई फर्स्ट ईयर के लिए निकाला, फिर सेकेंड ईयर के लिए निकाला, फिर थर्ड ईयर के लिए निकाला, फिर फोर्थ ईयर के लिए निकाले। जब जैसे टाइम बढ़ता जाएगा हमारी कैलकुलेशन बहुत बढ़ती जाएगी। तो इस कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज हैं, उन फॉर्मूलाज को देखते हैं। जो सीआई के कुछ फॉर्मूलाज हैं उसको हम देखते हैं। तो पहला फॉर्मूला आपका है, नोट डाउन कर लीजिए मेरे साथ। पहला जो फॉर्मूला है वो अमाउंट का है, डायरेक्ट अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा। मींस अगर आप 10,000 रुपीज बोरो कर रहे हैं 10% रेट पे 2 इयर्स के लिए, और मुझसे पूछा जाए कि 2 इयर्स के बाद आपको कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, तो हम इस फॉर्मूले को डायरेक्ट यूज करेंगे, आपको अमाउंट पता चल जाएगा। ना तो ऐसे क्या करना पड़ेगा कि हम पहले प्रिंसिपल निकालें और उसमें सीआई को ऐड करें, तब हमको अमाउंट पता चलेगा। लेकिन इस फॉर्मूले से हमें डायरेक्ट हो जाएगा कैलकुलेट। फॉर्मूला क्या है? प्रिंसिपल ब्रैकेट ओपन 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर m। सिंपल टर्म में R हमारे पास क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। n हमारे पास क्या है? टाइम पीरियड। n क्या है? टाइम पीरियड। तो हमारे पास P एज यूजुअल, हमारे पास P क्या है? प्रिंसिपल। ठीक, R क्या है हमारे पास? रेट। और हमारे पास n क्या है? टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड। तो ये हमारे पास कैलकुलेशन इसकी हो जाएगी ना। आगे अगर हम इसको देखें तो जब इसको हम, ये तो फॉर्मूला हो गया हमारे पास अमाउंट कैलकुलेट करने का। अगर इसी पे हमें डायरेक्ट सीआई कैलकुलेट करना है तो सीआई को अगर आप देखिए, यहां पे सीआई को देखिए तो सीआई इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो हम यहां पे लेके आते हैं सीआई इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट हमारे पास कितना है?
यही फॉर्मूला में यहाँ पे यूज कर लेते हैं, 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n माइनस पी। पी को कॉमन ले सकते हैं हम लोग, भाई कॉमन तो ले सकते हैं, कॉमन पी को ले लेते हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n माइनस 1। ये हमारे पास क्या कैलकुलेट होके आएगा, डायरेक्ट CI। ये फॉर्मूला हमारे पास किसका है, अमाउंट का, और ये फॉर्मूला हमारे पास किसका है, CI का। आप इससे डायरेक्ट CI कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे जितने भी ईयर्स का हो, चाहे जितना भी रेट हो, इससे आप डायरेक्ट अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए ये बात भी हो गई। अभी हम सिर्फ टॉपिक को समझ रहे हैं, इसके बाद हम आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो उसको और डीपली देखेंगे। अब यहाँ पे बात करती है कि सर आपने ये n लिया, यहाँ पे t लिया था, क्या इसमें कोई डिफरेंस है? हाँ बेटा, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आता है। डिफरेंस क्या आता है कि हमने आपको बताया था, वहां पे मैंने 2 टर्म लिखे थे, पर एनम। रेट किस में लिखा था मैंने, पर एनम में, और हमने टाइम पीरियड जो लिखा था उसके आगे हमने एक टर्म लिखा था कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली। तो यहां पे कंपाउंडेड एनुअली जो होता है ये क्वेश्चन को चेंज कर देता है। मतलब अगर एग्जामिनर चाहता है कि क्वेश्चन को थोड़ा टिपिकल बनाया जाए तो वो क्या करेगा, इसके साथ खेलता है। कैसे खेलता है कि आपको बोल देगा कि भाई कंपाउंडेड एनुअली नहीं है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, या फिर कंपाउंडेड क्वार्टरली है, कंपाउंडेड क्वार्टरली है। तब क्या करेंगे आप, तो देखिए इसको कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं। एन की वैल्यू डिफरेंट होती है बेटा। मान लेते हैं कि एग्जामिनर ने अभी हम 1 ईयर का एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है, अभी हम 1 ईयर का एग्जांपल लेके चलते हैं। अगर हम लोग 1 ईयर की बात करें और कंपाउंडेड एनुअली की बात करें तो एन की वैल्यू यहां पे कितनी हो जाएगी, 1। एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। लेकिन अगर इसे ही हम बोल दें कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, टोटल टाइम तो 1 ईयर ही है, टोटल टाइम 1 ईयर ही है, लेकिन यहां पे क्वेश्चन में आ गया कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो हमारे पास एक ईयर में कितने हाफ ईयर होते हैं, 2 होते, या फिर 6 मंथ बोल दे, 2 होते, 2 बार 12 12 मंथ का 1 ईयर है, तो 6 मंथ एंड 6 मंथ, 6 मंथ एंड 6 मंथ, 2 बार आ गया, तो एन की वैल्यू कितनी होगी बेटा यहाँ पे, 2। देखिएगा एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई, 2। नाउ अगर यही बोल दे कंपाउंडेड क्वार्टरली, कंपाउंडेड क्वार्टरली, क्वार्टरली कितने मंथ्स का होता है, 3 मंथ्स का। क्वार्टरली कितने मंथ्स का होता है, 3 मंथ्स का। 1 2 3 4, 4 3 12, 4 इंटू 3 12। तो अब हमारे पास यहां पे कितना आ जाएगा, 4। अगर 1 ईयर के लिए हमने मान लिया, टोटल टाइम पीरियड 1 ईयर के लिए, और कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो यहां पे हम एन की वैल्यू क्या यूज करेंगे फॉर्मूले में, 2। और यही बात हमारे पास कंपाउंडेड क्वार्टरली आ जाएगी, तो एन की वैल्यू क्या यूज करेंगे हम, 4। चलिए ये बात क्लियर हो गई हमारी कि हम एन की वैल्यू कैसे चेंज होगी, कैसे कन्वर्जन होगा एन की वैल्यू का। क्या आर की वैल्यू रेट भी कन्वर्ट होता है, जी हाँ, रेट भी कन्वर्ट होता है, क्योंकि हमारे पास रेट लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा होगा पर एनम, क्वेश्चन में रेट लिखा होगा, ध्यान दीजिएगा वर्ड्स का, मैं क्वेश्चन में कीवर्ड्स आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है पर एनम, तो रेट क्या कन्वर्ट होगा, जी हाँ, रेट भी कन्वर्ट होगा। मान लेते हैं कि एक एग्जांपल के लिए फिर से इसमें ले लेते हैं एग्जांपल, 10% हमारे पास रेट था। कितना रेट था हमारे पास, 10% हमारे पास रेट था। तो एनुअली, अगर एनुअली है कंपाउंडेड एनुअली, तो हम पूरा रेट यूज कर लेंगे, डेट विल बी 10%। लेकिन जब यही बात कंपाउंडेड हाफ ईयरली की आएगी तो हम उस रेट को भी क्या कर देंगे, एन की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 5%। कितना आ जाएगा, 5%। और वही बात अगर क्वार्टरली के लिए आ जाएगी तो हम रेट को 4 से डिवाइड कर देंगे, 2.5%। अब इस वैल्यू को और इस वैल्यू को क्वार्टरली वाले क्वेश्चन में हम यूज करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। रेट भी चेंज हो जाएगा और एन की वैल्यू भी चेंज हो जाएगा, इनका कन्वर्जन हो जाएगा। अब हम एक बात और समझते हैं कि अगर रेट मतलब कुछ कोई भी क्वेश्चन से क्वार्टरली आ गया, हाफ ईयरली आ गया, इवन मंथली आ गया, मंथली आ गया, तो मंथली में क्या हो जाएगा, 12 से डिवाइड कर देंगे। 2 मंथ्स आ गया, तो एक साल में 2 मंथ्स को आप बनाइए, कॉम्बिनेशन बनाइए, कितने बनेंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे।
समझ में आ रहा है आपको? इवन 4 मंथ आ गया, 1/3 4 मंथ आ गया, तो 4 मंथ कितने हो जाएंगे? 3 से n की वैल्यू 3 हो जाएंगी। तो रेट हमारे पास जो भी होगा वो किससे डिवाइड हो जाएगा? जो हमारे पास हाफ ईयरली होगा तो हमारे पास 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्वार्टरली होगा तो हमारे पास 4 से डिवाइड हो जाएगा। ज्यादातर आपको हाफ ईयरली और क्वार्टरली ही मिलते हैं क्वेश्चन को देखने में। और मैंने आपको बता दिया अगर आपको मंथली आ जा रहा है तो फिर 12 से डिवाइड हो जाएगा। अगर आपको 2 मंथ के बाद रिवीजन हो रहा है रेट का, मतलब कंपाउंडेड आफ्टर 2 मंथ्स हो रहा है, तो वो आपका 6 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, 4 मंथ्स के बाद हो रहा है तो रेट आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो रेट हम ऐसे यूज करेंगे। ठीक, रेट हम ऐसे यूज करेंगे और n की वैल्यू हम लोग यहां से यूज करेंगे। तो जल्दी से एक एग्जांपल हम पूछते हैं आपसे कि एक हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, उस क्वेश्चन में आप हमारे साथ बताइएगा कि क्या हम यूज करेंगे, क्या हम यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्वेश्चन ले लेते हैं कि प्रिंसिपल आपके पास 10,000, कुछ नहीं, बस आपको r की वैल्यू बतानी है और n की वैल्यू बतानी है। मैंने रेट बोला, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। रेट मैंने बोला आपके पास दे रखा है 10%, 10% थोड़ा इसको चेंज कर लेते, 12 कर लेते, 12% पर एनम, मतलब पूरे ईयर में हमको कितना रेट देना है? 12%। नाउ रेट हो गया हमारे पास। टाइम पीरियड हम दे देते हैं, टाइम पीरियड हम दे देते हैं, कितना दे दें? 2 ईयर्स का दे देते, 2 ईयर्स दे लेते हैं टाइम पीरियड। चलिए 2 ईयर्स हम यूज कर चुके हैं, 3 ईयर्स ले लेते हैं, 3 ईयर्स ले लेते हैं, 3 ईयर्स हमने टाइम पीरियड ले लिया। ठीक, अब इसको हम देखें अगर, तो पहला एग्जांपल हम लेते हैं कि जब हमारे पास क्वेश्चन में ले रखा हो कंपाउंडेड एनुअली, क्वेश्चन में कीवर्ड अगर लिखा है कंपाउंडेड एनुअली, तो हम लोग रेट क्या यूज करेंगे? रेट हम यूज करेंगे 12%। टाइम क्या यूज करेंगे? मतलब n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3, n की वैल्यू क्या आ जाएगी? ठीक, सेकंड देखते हैं। अगर हमारे पास क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, इस केस में हमारे पास r की वैल्यू क्या आ जाएगी? क्या आ जाएगी r की वैल्यू? r की वैल्यू r/2, r/2 क्या आ जाएगी रेट की वैल्यू? इसको थोड़ा सा डिनोट कर देते हैं, स्मॉल r से डिनोट कर देते हैं, r की वैल्यू स्मॉल r से डिनोट कर देते हैं। r की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? r/2। तो मतलब क्योंकि हाफ ईयरली 2 ग्रुप बन जाएंगे, 1 ईयर में 6 मंथ का एक ग्रुप, 6 मंथ का दूसरा ग्रुप, n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? r की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी? 12.2। नाउ अब इसी पॉइंट में अगर हमारे पास आ जाता है कंपाउंडेड क्वार्टरली, कंपाउंडेड क्वार्टरली, देन r की वैल्यू पे क्या डिफरेंस पड़ेगा? r की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी? r, अब क्वार्टर मैंने आपको बताया था कि क्वार्टर 3 मंथ, 3 मंथ, 3 मंथ, 3 मंथ, कितने हो गए एक साल में क्वार्टर? 4। तो r की वैल्यू किससे डिवाइड हो जाएगी? 4, दैट इज 12/4। और यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? कितने साल के लिए? 3। एक साल में 4 बार, 3 साल में 12 टाइम्स, n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 12। और ये क्या वैल्यू थी? ये वैल्यू थी आपकी r की, ये वैल्यू थी आपकी रेट की। ठीक है, सेकंड में हमारे पास हाफ ईयरली में रह गया था n की वैल्यू, तो क्या हो जाएगी n की वैल्यू? कैलकुलेट करके आप हमको बताएंगे n की वैल्यू क्या हो जाएगी? हाफ ईयरली था, 1 ईयर में कितने हाफ ईयर? 2, 3 ईयर में कितने? 6। हाँ, तो n की वैल्यू यहाँ पे आपकी कितनी हो जाएगी? 6। ठीक, तो ये एक टॉपिक है हमारे पास सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो हमने इसको दोनों तरीके से देखा कि कैसे सिंपल इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करते हैं, p इंटू r इंटू t अपॉन 100 से हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम इसको कंपाउंड इंटरेस्ट पे जाएं तो उसको हम, एक तो हमारा तरीका है कि हम पर ईयर सिंपल इंटरेस्ट निकालें और उनको टोटल ऐड करके क्या बना दें? कंपाउंड इंटरेस्ट बना दें। सेकंड चीज अगर हम देखें कि इसको डायरेक्ट फॉर्मूला से कैलकुलेट करना है, तो एक फॉर्मूला तो हम ये यूज कर सकते हैं डायरेक्ट अमाउंट निकालने के लिए, और एक फॉर्मूला हम लोग ये यूज कर सकते हैं आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए। इसमें आपको भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें बताइएगा। आगे अगर हम इसको देखें तो इसी पे हमारे पास रेट ऑफ ग्रोथ और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन काम करता है कि किसी भी देखिए हम लोग कोई भी गुड्स खरीदते हैं तो गुड्स 2 तरीके के होते हैं। कुछ गुड्स ऐसे होते हैं कि जिनका रेट टाइम के साथ इंक्रीज करता है। लाइक मैंने एक प्लॉट खरीदा, तो आप लोग भी जानते हैं कि अगर मैंने कोई प्लॉट खरीदा तो जैसे जैसे टाइम जाता जाएगा उसका रेट इंक्रीज करता जाएगा। ठीक है,
लेकिन उसी की जगह अगर हम कोई अप्लायंस खरीद लें या फिर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस खरीद लें, व्हीकल खरीद लें, तो उसका रेट डेप्रिशिएट करता जाता है, गिरता जाता है। ठीक है, रेट गिरता जाता है, मतलब अभी जो ओरिजिनल वैल्यू होगी तो कुछ परसेंट से उसका रेट अगले साल कम हो जाएगा अगर कोई व्हीकल खरीद रहे हैं, फिर उसके अगले साल उसका रेट और कम हो जाएगा। लेकिन किसी को दूसरे गुड पे अगर हम रखें, दूसरे गुड्स पे रखें, लाइक प्लॉट हमने खरीदा था, तो प्लॉट पे इसका रेट इंक्रीज करेगा, नेक्स्ट ईयर और इंक्रीज करेगा, नेक्स्ट ईयर और इंक्रीज करेगा। तो भाई जो प्लॉट हमने खरीदा उसका जो पहले साल रेट इंक्रीज करेगा तो उसके जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसी पे तो करेगा, और उसके बाद जितना इंक्रीज कर चुका होगा उसके ऊपर फिर इंक्रीज करेगा। समझ रहे हैं आप? ठीक, तो इसको हम अगर देखें रेट ऑफ ग्रोथ और रेट ऑफ डिप्रिसिएशन को, तो इसमें कुछ भी अलग नहीं है, बिल्कुल फॉर्मूला सेम यूज होता है जो हम यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करते हैं अमाउंट निकालने का, वही फॉर्मूला हमारे पास रेट ऑफ ग्रोथ में यूज होता है। रेट ऑफ ग्रोथ, रेट ऑफ ग्रोथ, जी फॉर ग्रोथ। तो रेट ऑफ ग्रोथ में हमारा फॉर्मूला जो यूज होगा वो क्या यूज होगा उसको देखिएगा। मान लेते हैं कि वी नॉट उसकी प्रेजेंट वैल्यू है, वी नॉट उसकी प्रेजेंट वैल्यू है, और फाइनल वैल्यू वी इसकी फाइनल वैल्यू है आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद वी इसकी फाइनल वैल्यू है। एक हमने बताया किसी रेट से वो इंक्रीज कर रहा होगा क्योंकि ग्रोथ है, किसी रेट से वो इंक्रीज कर रहा होगा, तो वो हमारे पास आर लेते हैं, ये हमारे पास क्या हो गया, रेट ऑफ ग्रोथ हो गया, रेट ऑफ ग्रोथ हो गया। अब फिर वही बात आ गया कि सर्टेन टाइम वाला हमारे पास एन हमारे पास क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड। तो जब हम इसका फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे तो फॉर्मूला बिल्कुल सही है। वी क्या है, फाइनल वैल्यू आफ्टर सम टाइम, यहां पे अमाउंट क्या था, आफ्टर होल टाइम पीरियड जितना अमाउंट कैलकुलेट होगा जाके वो अमाउंट था, तो हम यहां पे रखेंगे v इज इक्वल टू वी नॉट इज सेम एज लाइक प्रिंसिपल, वी नॉट इज सेम एज लाइक प्रिंसिपल 1। अब यहां पे हम प्लस का साइन यूज करेंगे, मैं बहुत प्लस पे इंफेसिस कर रहा हूं क्योंकि प्लस का साइन इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास ग्रोथ हो रही है। रेट अपॉन 100 की पावर टाइम पीरियड, ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया कि हमें कैलकुलेट करना है कि बोल दिया गया कि एक प्लॉट आपने खरीदा, 5% पर ईयर उसका रेट इंक्रीज कर रहा है, 5% पर ईयर उसका रेट इंक्रीज कर रहा है। बताइए आफ्टर 10 ईयर्स उसका प्राइस क्या हो जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करिए, उसका जब आपने लिया था तो आपकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी थी, रेट किसी इंक्रीज हो रहा है, एन की वैल्यू रखिए, आफ्टर 10 ईयर्स निकाल लीजिए। ठीक है, अब इसी में हमारे पास जो दूसरा आता है वो होता है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। सेम सब कुछ यूज कर लेंगे, ठीक है, सेम सब कुछ यूज करेंगे। मींस वी नॉट हमारे पास क्या है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू है, वी नॉट हमारे पास क्या है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू है, वी हमारे पास फाइनल वैल्यू होगी आफ्टर सम टाइम, रेट होगा, एन होगा, फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस आर अपॉन 100 की पावर एन। देखिए यहां प्लस था, यहां माइनस, माइनस क्यों हो गया, क्योंकि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन यूज हो रहा है, वैल्यू घट रही है ईयर आफ्टर ईयर, वैल्यू हमारी डिक्रीज कर रही है, इस वजह से हमने सिर्फ माइनस यूज किया। तो यहां से आप बता सकते हैं कि आपने मान लीजिए एक व्हीकल खरीदा, सेम एग्जांपल, 5% पर ईयर उसकी वैल्यू डिक्रीज कर जा रही है, तो आफ्टर 10 इयर्स वैल्यू कितनी होगी, ये वैल्यू। अच्छा, ये फॉर्मूला तो आपको मैंने बता दिया, लेकिन इन फॉर्मूले को क्वेश्चन में जब यूज करते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं क्वेश्चन पे। इन फॉर्मूलेज में वैल्यू को चूज करना पूरी तरीके से डिपेंड होता है क्वेश्चन पे, क्योंकि अभी मैं आगे चल के आपको, ये तो पहला वीडियो है जो इंट्रोडक्शन पूरा मैं आपको दे रहा हूँ, आने वाले अगले वीडियोस में 2 से 3 वीडियोस और आएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन और रेट ऑफ ग्रोथ पे, तो उसमें मैं सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, अच्छे क्वेश्चन जो होंगे उनको सॉल्व कराऊंगा। तो मैं ये बता रहा था कि ये जो रेट ऑफ ग्रोथ और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन के जो फॉर्मूले हैं, इनकी वैल्यू पूरी तरीके से क्वेश्चन में डिपेंड करती है, क्योंकि अभी तो हमने आपको बताया कि आने वाले समय में आगे क्या उसकी वैल्यू रह जाएगी, भाई बढ़ के हो जाएगी, इंक्रीज करके रह जाएगी या फिर डिक्रीज करके रह जाएगी, तो वो उसके लिए तो हम लोग फॉर्मूला इसको यूज कर रहे हैं।
लेकिन अगर इसी चीज को हम ये कह दे कि बताइए कि अभी इस व्हीकल की वैल्यू कुछ 1 लाख है, बताइए 5 इयर्स पहले इसकी वैल्यू क्या रही होगी अगर ये सर्टेन रेट से डिप्रिशिएट हो रहा है। तो ये फॉर्मूला तुरंत ही पूरी तरीके से उल्टा हो जाएगा कि अभी वैल्यू कितनी रह गई थी, पहले वैल्यू कितनी थी, कैसे डिप्रिशिएट होगा। तो ये पूरा चेंजिंग फॉर्मूला है, बिल्कुल क्वेश्चन पे डिपेंडेंट है। ऐसे ही जो हम लोग इसको यूज कर रहे हैं, ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, अमाउंट का फॉर्मूला, सीआई का फॉर्मूला, रेट ऑफ ग्रोथ का फॉर्मूला और रेट ऑफ डिप्रिशिएशन का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि देखिए जो कुछ ये मैथमेटिक्स में हमारे फॉर्मूलाज याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अगर वो स्टेप वाइज करते जाएंगे बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। अगर फॉर्मूलाज आपको याद होंगे तो आप बहुत जल्दी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसके क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जितने भी टाइप के क्वेश्चन इससे पॉसिबली बन सकते हैं आपके स्टैंडर्ड के, उन सबको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जय हिंद।